अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो हमारी सीरीज चल रही है थर्ड सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें आज हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज़ कोल्ड वार, आइडियोलॉजिकल बेसिस, फेजेस एंड एंड। ये यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक है। कोल्ड वार क्या होता है और इसके आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या थी, इसके फेजेस क्या हैं और इसका एंड। अगर हम देखा जाए तो कोल्ड वार का जो टॉपिक है इसमें कॉजेज, इम्पैक्ट, आइडियोलॉजिकल बेसिस, फेजेस एंड एंड की हम बात करें तो ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको हम इस वीडियो में कवर पूरी तरह से नहीं कर सकते। लेकिन जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब किया है तो हमारी वीडियो उसको देखते रहे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करने की। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले हम कोल्ड वार क्या होता है। वार तो आपको पता है, जिसको हम जंग भी कहते हैं, जो डायरेक्ट वार होता है जिसमें दोनों तरह से मिसाइल, टैंकें और बंदूक और वेपन्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम कहते हैं कोल्ड वार तो कोल्ड वार के बारे में काफ़ी सारी डेफिनेशंस है और काफ़ी सारे लोगों ने इसको डिस्कस किया है। क्योंकि ये कोल्ड वार जो होता है इसको एक प्रॉक्सी वार भी हम कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट जो है दो कंट्रीज के बीच में कोई डायरेक्ट फाइट नहीं होती लेकिन टेंशन होता है। इसीलिए कोल्ड वार की एक डेफिनेशन यहां पे आती है दैट इज कोल्ड वार वाज अ स्टेट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। कि जो कोल्ड वार था ये एक टेंशन था, ये एक पॉलिटिकल और एक ज्योग्राफिकल टेंशन था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए जिसको अमेरिका कहते हैं, यूएसएसआर जिसको हम रशिया बोलते हैं। इन दो कंट्रीज के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये टेंशन शुरू हुआ था। ये लगभग 1945 में शुरू हुआ और 89 से 91 तक ये जो है खत्म हुआ। तो कोल्ड वार का जो वर्ड है ये बेसिकली एक टर्म जो कोल्ड वार है इसको बर्नार्ड ब्रूच ने, जो एक अमेरिकन स्टेट्समैन है, उसने इसको यूज किया था और इसको पॉपुलर किया बाद में प्रोफेसर लिपमैन ने। और अगर हम देखें नेहरू जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था तो उसने कहा था कि नेहरू डिस्क्राइब्ड कोल्ड वार एज अ ब्रेन वॉर, नर्व वॉर एंड अ प्रोपेगेंडा वॉर। सो हम वी कैन से कि दैट इट इज अ वॉर इन विच नो ब्लड वाज शेड, नो बुलेट वॉज फायर्ड बट द वर्ल्ड वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। यानी ये एक ऐसा वॉर है जिसमें कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, कोई ह्यूमन लॉसेस नहीं हुए और किसी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी है। इसीलिए हम कहते हैं अगर हम फिल्मिंग्स की बात करें तो वो कहता है कोल्ड वार इज अ वॉर दैट इज फॉट नॉट इन द बैटल फील्ड बट इन द माइंड्स ऑफ मैन। कि कोल्ड वार एक ऐसी जंग है जो जंग के मैदान में तो नहीं हुई लेकिन ये दिमागी वार था, ये नर्व वार या ब्रेन वार जिसको हम कहते हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा, अगर हम पहले इसके बैकग्राउंड में जाएं, आपको पता होगा 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था और ये वर्ल्ड वार एंड हुआ जब हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने जो है एटम बम यूज किया। लेकिन इस कोल्ड वार के दौरान हमारे पास दो ग्रुप थे वर्ल्ड में। एक था अलाइड पावर जिसमें यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके, पोलैंड, नॉर्वे जैसी कंट्रियां थी, और दूसरा हमारा था एक्सेस पावर जिसमें जर्मनी, हिटलर वगैरह, इटली, मसोलिनी, जापान, रोमेनिया वगैरह थी। लेकिन जब ये सेकंड वर्ल्ड वार एंड हुआ जिसमें पूरी तरह से जर्मनी भी तबाह हो गया और ये जो जापान था वो भी तबाह हो गया, इसके बाद हमारे पास दुनिया में दो सुपर पावर आए, एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। हालांकि ये पहले फ्रेंड्स थे लेकिन बाद में इनके बीच में दुश्मनी पैदा हो गई। वो दुश्मनी क्यों पैदा हो गई, उसके बहुत सारे रीजन थे। एक रीजन ये भी था कि जो एटम बम अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया था तो उसके बारे में रशिया को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसके बाद हमने देखा दुनिया में दो ब्लॉक बने। एक ब्लॉक को हम कहते हैं कम्युनिस्ट ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जो हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल बेसिस। यानी कोल्ड वार की जो आइडियोलॉजिकल बेस है कि इन दो सुपर पावर्स की जो आइडियोलॉजी थी वो डिफरेंट थी। अगर हम यूएसए यानी अमेरिका की बात करें तो वो कैपिटलिज्म का फॉलोवर है, जो प्राइवेट ऑनरशिप की बात करता है, फ्री मार्केट की बात करता है और जो है कैपिटलिज्म की बात करता है। जो बिजनेसमैन है, जो अंबानी वगैरह है, इन लोगों को वो सपोर्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म या इसको हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, जिसमें यूएसए भी था, यूके था, फ्रांस था, स्पेन था, वेस्ट जर्मनी था, या इसको वेस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं। दूसरा ब्लॉक जो है, दूसरा जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप था दैट वाज यूएसएसआर, जिसको हम आजकल रशिया भी कहते हैं या फॉर्मर सोवियत यूनियन भी जिसको कहते हैं। उनकी जो फिलॉसफी थी दैट वाज सोशलिज्म। वो पॉपुलेशन
वो चाहते थे कि प्राइवेट ऑनरशिप नहीं बल्कि पब्लिक ऑनरशिप हो, जो मीन्स ऑफ कंट्रोल है वो स्टेट के पास रहे, और इस तरह से वो सोशलिज्म या कम्युनिज्म जिसको हम कहते हैं उसको सपोर्ट करते थे। और इसको हम ईस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं, जिसमें यूएसएसआर था, पोलैंड था, ईस्ट जर्मनी था, हंगरी था, रोमानिया था, बल्गेरिया था। तो इस तरह से इन दो ब्लॉक्स ने जन्म लिया आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था और दूसरा था कैपिटलिस्ट ब्लॉक या सोशलिस्ट ब्लॉक का हम कहेंगे। तो इस तरह से ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर हुआ बिटवीन टू सुपर पावर्स के दरमियान, ये 1945 से शुरू होकर 91 तक इसका एंड हुआ। और बाद में अगर हम देखें कि जो कोल्ड वॉर था इसके कॉजेज क्या थे, इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। लाइक हम देखते हैं कि जो पहला कॉज था दैट वाज आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, कि यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म थी और यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म थी, इसलिए इनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा। दूसरा जो रीज़न था इसका दैट वाज सोवियत यूनियन प्रेशर ऑन वेस्टर्न कंट्रीज़, कि जो सोवियत यूनियन था रशिया जिसको हम कहते हैं, उसका प्रेशर रहा वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर। वो उससे डरते थे क्योंकि जो अक्टूबर 1917 में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में आया था, उस वजह से पूरा जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो उससे डर रहा था, इसीलिए उन्होंने अमेरिका के साथ ज्वाइन किया। थर्ड इसका रीज़न था द सीक्रेसी ऑफ एटम बॉम्ब, कि जो एटम बॉम्ब अमेरिका ने गिराया तो उसने वो चीज़ की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं की थी रशिया के साथ, जबकि उसने ये शेयर किया था यूके और कनाडा के साथ, लेकिन रशिया को इस बारे में कोई पता नहीं था। इस वजह से भी इनके बीच में जो है टेंशन पैदा हुआ। एक हमारा है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो है स्टार्टेड अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड एड टू वेस्टर्न कंट्रीज, जिसने उस पॉलिसी में क्या किया था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको एड वगैरह प्रोवाइड किया। इस तरह से सोवियत रिफ्यूजल टू विड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम ईरान, की सोवियत यूनियन ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईरान से अपने फोर्सेस वापस नहीं बुलाए, या सोवियत प्रेशर ऑन ग्रीस एंड टर्की, कि सोवियत का प्रेशर ग्रीस और टर्की के ऊपर था। तो इस वजह से ये कुछ कॉजेज बने। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें कि कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया पे क्या असर पड़ा, पहला एक था डेथ कल्चर, कि कल्चर ऑफ हेट्रेड, कल्चर ऑफ डिस्ट्रक्शन, कल्चर ऑफ नेगेटिविज्म, क्रिटिसाइज करना, लड़ाई झगड़ा करना, नफरत करना, एक ऐसा कल्चर वर्ल्ड में बन गया जहां पे हमेशा लोगों को लग रहा था कि कभी ना कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। या एक्सेसिव मिलिटराइजेशन की हम बात करते हैं, दैट बोथ साइड्स हैव डेवलप्ड थाउजेंड्स ऑफ पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स, कि अमेरिका भी हर दिन नया एक्सपेरिमेंट करता था, कोई नया वेपन बनाता था, और रशिया भी उसके मुकाबले में नया वेपन, जिसको हम आर्म्स रेस का भी नाम देते हैं। कहते हैं 50 करोड़ डॉलर जो है स्पेंड होते थे डेली ऑन वेपन्स, जिसमें 35% एक्सपेंडिचर ऑन वेपन्स यूएसए अलोन कर रहा था, जिसको हम आर्म्स रेस के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका एक और असर ये पड़ा कि बोथ इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, वो दिन ब दिन बढ़ने लगी, क्योंकि सारा पैसा जो है डिस्ट्रक्शन आर्म्स के ऊपर खर्च होने लगा। इस तरह से है एमरजेंस ऑफ नैम, इस दौरान नैम का भी वजूद में आ गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मिलिट्री ब्लॉक्स बनने लगे, नेटो, वार्सा पैक्ट, या क्यूबान मिसाइल क्राइसिस तो हमने सुना होगा कि 1962 में यूएसएसआर जो है he built the missile sites in Cuba where it was 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम अमेरिका, और इस वजह से भी क्यूबान मिसाइल क्राइसिस हुआ दो सुपर पावर्स के बीच में। तो इस तरह से इस कोल्ड वार की वजह से दुनिया में काफ़ी तबाही मची। तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम आएंगे अब फेजेस की तरफ, कि जो कोल्ड वार था जब ये 1945 में शुरू हुआ या 91 में जब एंड हुआ, इस बीच इसमें कौन कौन से फेजेस आए, किस तरह से इसके फेजेस, पहला फेज क्या है, दूसरा फेज है, तो हम उसके बारे में अब बात करेंगे। द कोल्ड वॉर पास्ड थ्रू अ नंबर ऑफ फेजेस। कोल्ड वॉर के बारे में अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं 1949 से लेकर 1990 तक। तो फर्स्ट फेज जो है दैट इज फ्रॉम 1946 टू 1949। तो ये पहला फेज था कोल्ड वॉर का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन था दोनों सुपर पावर के बीच में, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर जो है पहली बार अलग हो गए थे, एटम बम का भी टेंशन था, और साथ ही जो है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने शुरू किया था कि वो एड प्रोवाइड कर रहा था लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और दूसरे साइड से जो है रशिया भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था वेस्टर्न ईस्टर्न ब्लॉक में। तो इस वजह से क्या हुआ, इसका हमने रिजल्ट देखा कि अप्रैल 4, 1949 को नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नेटो का नाम भी हम देते हैं, वो भी साइन हो जाता है, जिससे और प्रेशर बढ़ जाता है सोवियत यूनियन के ऊपर। और इस तरह से दोनों कंट्री जो है अपने डिफेंस के लिए जो है डिफरेंट मेजर जो है साइन करती है, डिफरेंट जो है स्टेप्स उठाती है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन एक साइड से है, नेटो एक साइड से है, और अमेरिका और रशिया जो है दोनों जो है इस नतीजे पे अपनी मिलिट्री बेस जो है, अपनी मिलिट्री पावर को जो है बढ़ाने की रोक में लगे हुए थे।
सेकंड फेज जो है शुरू होता है 1949 से लेकर 1953 तक। तो 1949 से लेकर 1953 तक जो है डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुई। पहली डेवलपमेंट इसमें होती है पीस ट्रीटी विद जापान 1959। जो यूएसए है, यूएसए जो है एक पीस ट्रीटी साइन करता है जापान के साथ 1951 में, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी एक ट्रीटी साइन करता है जिसका नाम है एनजूस, ANZUS। तो इस वजह से है कोरियन वार हो जाता है जिसमें दोनों कन्फ्रंट हो जाते हैं, यूएसए और यूएसएसआर। तो दोनों जो है एक दूसरे को जो है इस वार में इनडायरेक्टली जो है वो कूद पड़ते हैं, और जिससे अमेरिका की जो मोनोपोली है, अमेरिका का जो एटम बम का डर था, उसको रशिया कुछ हद तक कम कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड फेज का कोल्ड वार जो 1953 से लेकर 1957 तक चला। तो ड्यूरिंग दिस फेज यूएसए कंटिन्यूड हर पॉलिसी ऑफ मिलिट्री इकोनॉमिक ऑफेंस, कि इस फेज के अंदर भी हम देखते हैं कि यूएसए जो था उसने अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक ऑफेंस को बढ़ाना शुरू किया। तो उसने क्या किया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी सॉरी यानी सीटो और मिडल ईस्ट डिफेंस और जिसको मीडो भी कहते हैं, इन दो एग्रीमेंट उसको साइन किया। और ये दोनों जो ट्रीटी साइन हुई ये डिफेंस लिंक बनी विद नेटो, क्योंकि नेटो के साथ ये और एक डिफेंस, क्योंकि इसमें अमेरिका ने जो और कंट्रीज है उनके साथ भी ट्रीटी साइन की ताकि वो इनके दुश्मन ना बन जाए। सो अमेरिका आल्सो मेड अ सीरियस एफर्ट टू अमेरिकन डोमिनेंस इन द मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट में भी जो है अमेरिका ने अपनी डोमिनेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसमें जो हम देखते हैं कि जो कोल्ड वार का जो है वियतनाम वार भी इसमें हो जाता है, जिसमें अमेरिका जो है अपना सुपर पावर दिखाता है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाता है, और इस वजह से जो है इस पीरियड के दौरान भी काफ़ी टेंशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में रहती है। देन फोर्थ फेज बिगनिज इन 1957 टू 1962। तो ये पीरियड जो था, ये फेज बड़ा इंटरेस्टिंग फेज था, क्योंकि पहली बार क्यूबान मिसाइल क्राइसिस हुआ जिसमें दोनों सुपर पावर एक दूसरे के मुकाबले में हुए, और पूरी तरह से लग रहा था कि डायरेक्टली इनके बीच में वार हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ये क्यूबान मिसाइल क्राइसिस का टेंशन चला गया, और फिर उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी बहुत नरमी आ गई कि जो यूएसए और यूएसएसआर थे उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए, पेरिस समिट हुई जिसमें दोनों जो है कल्चरल और जो है ट्रेड वगैरह के बारे में जो है उनका एटीट्यूड थोड़ा कोल्ड वार के वजह से थोड़ा चेंज हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि थोड़ी नरमी आ गई इस फेज के दौरान। लेकिन देन फिफ्थ फेज शुरू होता है 1962 में, जिसमें जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन होती है 1968 में। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए 1965 में इंडो पाक वार होता है जिसमें बोथ सुपर पावर्स टुक अपोजिट स्टैंड्स, और इसी तरह 1967 में अरब इसराइल वार होता है जहां पर दोनों जो है ओपनली और स्ट्रांगली जो है अगेंस्ट जो है इसराइल पॉलिसी ऑफ वेस्टर्न पावर हो जाते हैं। और लेकिन बाद में 1968 में जो NPT साइन हो जाती है तो उससे दोनों सुपर पावर्स की जो है अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स को कुछ हद तक रोकना चाहिए। देन वी हैव सिक्स्थ फेज दैट वाज फ्रॉम 1970। तो इट इज मार्क्ड एज द डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वार। इसको हम डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वार के नाम से जानते हैं कि अब कोल्ड वार में वो टेंशन, वो दबाव, वो प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जब हम देखते हैं 1970 के बाद इसमें डिटान आता है, जो एक टेंशन, जो एक रिलीज ऑफ टेंशन की बात हम होती थी कि सेवरल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वार एंड emergence of detan. There were many reasons which compelled the two superpowers to attempt for the relation of tension and strain of cooled and to go for the detan. क्योंकि 1970 के बाद बहुत सारी चेंजेस आ जाती है वर्ल्ड में, जिस वजह से दोनों सुपर पावर जो है अपनी रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, और इस वजह से इस फेज को हम कहते हैं कि ये रिलैक्सेशन का फेज था, ये आराम का फेज रहा। जो लास्ट फेज कोल्ड वार का हम देखते हैं दैट वाज सेवंथ फेज, जो 1979 से लेकर 1991 तक रहा, और ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फेज था फॉर यूएसएसआर, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में फंस गए। अफ़गानिस्तान में वो मुजाहिदीन के साथ लड़ रहे थे, और जहाँ पर अमेरिका जो है इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान भी इनको सपोर्ट कर रहा था, और सऊदी अरबिया वगैरह भी सपोर्ट कर रहा था, जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ यूएसएसआर का। यूएसएसआर को कोई वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो यहाँ पे हार जाएंगे, लेकिन इस जंग में उनकी काफ़ी बुरी हालत हुई, जो रिसेंटली अमेरिका की हालत वहाँ अफगानिस्तान में हुई, उससे भी बुरी हालत यूएसएसआर की वहाँ पे हुई। इनको वहाँ पे काफ़ी सोल्जर्स का लॉस भी हुआ। कहते हैं कि 17,000 जो है उनके सोल्जर्स वहाँ पे मारे गए, और जो काफ़ी करोड़ों रुपये का लॉस वगैरह भी हुआ।
तो इस वजह से उनके वेपन्स भी डिस्ट्रक्शन हो गए। दूसरे साइड से उनके जो सैटेलाइट उनके स्टेटस थी, न्यू सेंट्रल एशियन स्टेटस जो थी, उनको भी इंडिपेंडेंस मिल गई और इस वजह से वो इकोनॉमिकली जो है उनको काफ़ी लॉस हुआ। और दैट वाज कि कोल्ड वार वाज फाइनली एंडेड एंड यूएसए बिकेम द अनचैलेंज्ड सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। कोल्ड वार का एंड कैसे हुआ? कोल्ड वार का एंड जो है किसी वॉर की वजह, कोई किसी का लॉस नहीं हुआ, किसी की हार जीत नहीं हुई। बेसिकली ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर था, क्योंकि यूएसएसआर जो था इट वाज डिसइंटीग्रेटेड इन 1991 बिकॉज ऑफ द मेनी रीजंस लाइक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गई, क्योंकि यूएसएसआर जो है वहाँ पे इकोनॉमिकल प्रोग्रेस नहीं हुई, क्योंकि कैपिटलिज्म वाज बेस्ट और हैवी एक्सपेंडिचर ऑन वेपन्स और एड्स के ऊपर था, तो इस वजह से वो इकोनॉमिकली काफ़ी पीछे चले गए। इस तरह से वहाँ पे डिफेक्टिव लीडरशिप भी थी, क्योंकि करप्शन जो वहाँ पे था, डिक्टेटरशिप जो वहाँ पे थी, तो उस वजह से भी उनकी जो हालत ख़राब हो गई और वो कोल्ड वार का एंड हो गया। एंड इस तरह से हम देखते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिज़ायर फॉर सॉवरेंटी की जो जॉर्जिया, यूक्रेन था, लिथुनिया था या बाल्टिक स्टेट्स थी, तो वहाँ पर भी जो है रेवोल्यूशन आ गए और उन्होंने भी जो है रशिया से अलग होने की बात की। इस तरह से जो है एंटी कम्युनिस्ट एलिमेंट्स भी स्ट्रांग हो गए, क्योंकि अमेरिका ने काफ़ी तरक्की कर ली है एजुकेशन के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो इस वजह से जो लोग देख रहे थे कि रशिया के साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो उन्होंने भी अपनी पॉलिसी को बदल दिया और वो भी जो है वहाँ से अलग हो गई। या सबसे बड़ा रीज़न जो हमने बताया वो था इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि इस वजह से इट वीकनड यूएसएसआर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, क्योंकि मोर देन 15,000 soldiers were killed and 50,000 were injured in this Afghan invasion। और इस वजह से भी जो है ये काफ़ी इनका लॉस हो गया। और अगर हम आर्म्स रेस की बात करें तो यूएसएसआर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेपन्स बना रहा था, तो जिस वजह से उनका सारा पैसा वेपन्स के ऊपर चला गया और उनकी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट थी वो रुक गई। और साथ ही अगर हम देखें कि जो वहाँ पे एक लीडर आया था जो बड़ा पॉपुलर था, जिसको बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला, जिसका नाम मिखाइल गोर्बाचेव था, तो उसने क्या किया, उसकी जो पॉलिसीज था, ही वाज बेसिकली लिबरल पर्सन, ही गेव फ्रीडम टू द पीपल। उसने वहाँ पे लोगों को फ्रीडम दी, जिस वजह से वहाँ पे 89 के बाद काफ़ी रेवोल्यूशन शुरू हो गए। तो इट इज़ कॉल्ड द ईयर ऑफ रेवोल्यूशन बिकॉज पोलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूगोस्लाविया जो है इन सब को जो है फ्रीडम मिल गई। और साथ ही जो है नवंबर 1989 में बर्लिन वॉर जो है वो भी गिर जाता है और ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी जो है यूनाइट हो जाते हैं। और दैट इज़ वाई कि दिसंबर 1989 को बुश अनाउंस्ड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो इसके साथ ही जो है अगर हम देखेंगे जो 25 दिसंबर 91 था, इसके साथ ही पूरी तरह से एंड ऑफ यूएसएसआर हो जाता है। जो सोवियत यूनियन था या जिसको यूएसएसआर कहते थे, अब वो टुकड़े हो चुका था और अब वहाँ सिर्फ एक रशिया आ गया था। और इस वजह से ये एक दुनिया में एक ही सुपर पावर बाद में रहा, दैट इज कॉल्ड यूएसए। और यूएसए की डोमिनेंस जो है उसके बाद रही और ये कोल्ड वार जो है जो लगभग 40-45 साल तक रहा, इसका पूरी तरह से जो है खात्मा हो गया। तो हमने कोशिश की है इस वीडियो में जो है कोल्ड वार की डिस्कस करने की, आइडियोलॉजिकल बेसिस, फेजेस और एंड ऑफ कोल्ड वार। तो इंशाल्लाह अगर आप इस लेक्चर को पूरी तरह से समझेंगे तो आपके सारे भी जितने क्वेश्चंस या कन्फ्यूजन्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। आगे भी हमारी सीरीज़ को देखिए रहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने की। तब तक हमें दीजिए खुदा हाफिज़।